महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आज कौन ऐसे ख़ास मेहमान हैं जिससे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पद्मश्री श्याम शर्मा जी, जो कि प्रिंट मेकर हैं। श्याम शर्मा जी, आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बयान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैंने जैसा कहा कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप ख़ुद में एक आइकन हैं, पद्मश्री हैं और आप प्रिंट मेकर हैं। तो जो मैं आपसे आपकी जो तारुफ करा रहा हूँ हमारे दर्शकों को कि प्रिंट मेकर, चित्रकार ना बोल के प्रिंट मेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चाक्षुष कला में अभिव्यक्ति की अनेक विधाएं हैं जी। चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और छापा कला। छापा कला वो विधा है जो कलाकार अपने आप को किसी माध्यम द्वारा व्यक्त करता है। आज पूरे भारत और विश्व में छापा कला अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्र विधा स्थापित हो चुकी है। पूरे विश्व के कलाकार इस माध्यम में काम करते आ रहे हैं। आपको बताऊं, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब छपाई कला का प्रारंभ जर्मनी से हुआ, उसके बाद छापा कला सामने आई। जो ब्लॉक छपाई कला में इस्तेमाल होते थे वो कलाकार स्वयं बनाने लगे। इनमें विश्व प्रसिद्ध छापाकार ड्यूरर, मुंच, पिकासो, पिसारो, ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनके अथक परिश्रम से और मौलिक सूझबूझ के कारण छापा कला एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। आज पूरे विश्व में छापा कला के स्टूडियो हैं जी। हमारे वरिष्ठ और युवा छापाकार इस माध्यम में अनेक प्रयोग कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। छापा कला या प्रिंट मेकिंग, तो इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जैसे छापा चित्रण और प्रिंट मेकिंग, फ़र्क क्या है इन चीज़ों में? छापा कला हिंदी शब्द है जी। और प्रिंट मेकिंग इंग्लिश शब्द है, परंतु बात एक ही है कि हम अनेकों चित्र हम डायरेक्ट कैनवस पर पेंट करते हैं जी। पर छापा कला किसी माध्यम के द्वारा, चाहे वो लकड़ी हो, सपाट लकड़ी हो, लिनो हो, ऐसे अनेक विधाएं छापा कला के अंतर्गत हैं, जिनमें रिलीफ, सरफेस प्रिंट, उभरी हुई आकृतियों से छापा बनाना, लिथोग्राफी, सरफेस प्रिंटिंग, ऐसी सपाट सतह से छापा बनाना, एचिंग या इंटेग्लियो, जो उभरी हुई आकृतियों को हम कागज पर अनेक माध्यम से बनाते हैं। इंटेग्लियो के अंतर्गत हम एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट, अनेक तकनीक हैं। आज हमारे युवा कलाकार इन तकनीकों में काम कर रहे हैं और वो काम कहीं भी अभिव्यक्ति के स्तर पर या सौंदर्य बोध, सो कॉल्ड एस्थेटिक्स पर कहीं भी पीछे नहीं हैं। आज पूरे विश्व में छापा कला अभिव्यक्ति की स्वतंत्र विधा या माध्यम बन गया है। अच्छा, मैं अगर बात कर लूँ वैसे वुड प्रिंट के बारे में, वुड प्रिंट टेक्निक के बारे में, तो वो तकनीक क्या है? जब छपाई कला प्रारंभ हुई तो लकड़ी के अक्षर जी, लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल होता था
उन ब्लॉक बनाने के लिए कलाकार या शिल्पी जी उनको सपाट लकड़ी पर उकेरते थे और उन ब्लॉक पर की उभरी हुई सतह पर जब रोलर से इंक लगाते थे तो वो आकृति छप जाती थी। मैं आपको कुछ ऐतिहासिक संदर्भ बताऊं। 15वीं शताब्दी से पहले भी भारत में और हमारे बिहार में छापा कला का अस्तित्व था। जी भारत में छापा कला जीवन के साथ विकसित हुई। आपको याद दिलाऊं, जब हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो हाथ में हल्दी लगाकर या कुमकुम लगाकर छाप देते हैं। जब नया बालक या बालिका घर में आती है तो घर की बुजुर्ग महिला जी उसके हाथ में हल्दी लगाकर एक कपड़े पे छाप लेती है और नीचे वो किस दिन पैदा हुआ, किस वर्ष में पैदा हुआ, एक यादगार के रूप में रख ली जाती है। अगर हम देखें, जब नई बहू घर आती है तो उसके पैर में अलता लगाकर घर में 4 कदम चलाए जाते हैं। वो भी छापा कला का एक व्यवहारिक पक्ष है। जी इसके बाद बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ छापा कला की शिक्षा भी होती थी और पूरे विश्व से हमारे बिहार में छापा कला या विद्यार्थी आते थे, उनको रुचि के अनुसार छापा कला भी सीखते थे, जिसका उपयोग धार्मिक पुस्तकों को, जिनको वो नित्य पाठ करते थे, जो मॉन्क थे वो नित्य पाठ करते थे, उनमें प्रयोग करते थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया, तहस नहस हो गया, उस समय यहाँ के आचार्य जी उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरण हुआ जहां के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। जब यहाँ के आचार्य विद्वान अपने साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति ले जाना तो असंभव था, वो छपे कपड़े पर बुद्ध भगवान की छपी हुई आकृति को अपने साथ ले जाते थे और दिखाते थे कि बुद्ध की आकृति ऐसी है। और उनकी प्रीचिंग्स ये हैं। जब वो आचार्य चाइना के तुर्फान स्टेट में गए तो देखा वहां उटकट या काष्ठ छापा कला अपने चरम पर थी और वो व्यवसाय के रूप में वहां पल्लवित पुष्पित होने लगी। जब यहाँ के आचार्य तिब्बत गए तो देखा कि जो कला की शिक्षा हमने नालंदा में दी थी, यहाँ के भिक्षुओं ने उसको जाइलोग्राफ के रूप में विकसित किया। जाइलोग्राफ वो विधा है जिस पर ब्लॉक पर इंक नहीं लगाया जाता, पर लकड़ी के उकरे हुए ब्लॉक के ऊपर कागज रखकर जब हम रोलर या काले रंग की पोटली चलाते हैं तो वो उभरे हुए अक्षर छप जाते हैं। इस विधा को जाइलोग्राफ कहा गया कला के क्षेत्र में। आज अमेरिकन प्रिंट मेकर कैरोल समर जाइलोग्राफ से प्रभावित होकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अगर हम ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि छापा कला का कहीं न कहीं बिहार की कला संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा है। हम बात कर रहे थे सर वुड प्रिंट के बारे में और कलाकृति के बारे में, तो आपने अपना फेवरेट वन जो हम कह सकते हैं वुड प्रिंट को ही क्यों चुना? इसके लिए मुझे बहुत पीछे, जी लगभग 80 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तब
रास्ते में एक मंदिर मिलता था। जी। उस मंदिर की दीवारों पर नाथ द्वारा के कलाकार पेंटिंग्स बनाते थे। वो रंग, वो रेखा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं स्कूल देर से पहुंचता। जब शाम को स्कूल से छुट्टी होती तो हमारे गांव में एक हामिद चाचा की साइन बोर्ड पेंटिंग की दुकान थी। जी। वो हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, बहुत सी भाषाओं में बड़े रंग बिरंगे साइन बोर्ड बनाते। जी। और जब साइन बोर्ड बनने के बाद वो एक स्टेंसिल लेते जिस पर मोर, पपीहा, सुग्गा, तोता, फूल, पत्ती के स्टेंसिल्स उनके पास रहते, और उस साइन बोर्ड पर, बड़े से साइन बोर्ड पर 10 मिनट के अंतर जी। वो इसका बॉर्डर बना देते। ये मुझे बहुत ही मैजिकल लगता कि अरे 10 जल्दी। मिनट में इन्होंने कैसे, ये मेरा पहला परिचय था छापा कला से। जी। जब नवरात्रि आती तो माँ एक दीवार पर सफेदी से पोत कर हाथ में हल्दी या कुमकुम लगाकर दीवार पर एक थापा लगाती और कहती ये देवी माँ है, इनकी पूजा करो। मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म ऐसी जगह हुआ, मथुरा के पास एक गोवर्धन छोटा सा कस्बा है, बड़ा धार्मिक और रमणीक स्थान है, परंतु वहां की एक विशेषता है, सुबह में बिना जात पात के सब लोग एक बड़े से शिलाखंड को दूध से स्नान करा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जी। वो एक निराकार रूप है। जी। और शाम को उसी शिलाखंड को सजाकर कृष्ण स्वरूप बना देते। मतलब ये साकार और निराकार की जो धारणा है बचपन में मैंने अपने गांव में देखी। शाम को पूरा गांव बहुत ही फेस्टिव एक उत्सव का आनंद देता। ये बचपन की यादें मेरे जहन में थीं। जब मैं बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए बरेली अपने पिताजी के पास आया तो उनका प्रिंटिंग प्रेस था। यहाँ मैंने छपाई कला को बहुत नज़दीक से देखा। मैं बीए में पढ़ता था, कला के प्रति जागरूकता बढ़ती गई और मैं बीए में फेल हो गया। अच्छा, मतलब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा उसी तरफ गया, पढ़ाई में कम, इधर ज़्यादा। जी। और उसके बाद मैं लखनऊ कला महाविद्यालय में कला की शिक्षा लेने चला गया। वहाँ देखा कि छापा कला विभाग, प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा जाना पहचाना माध्यम है, मीडियम है। जी। पिताजी के प्रेस में मैं छपाई कला देखता था। यहाँ तकनीक वही है, इसके साथ क्रिएटिविटी जोड़ दी जाती है, तो ये चित्र का रूप ले लेते हैं। जी। अन्य विषयों के साथ मैं छापा कला में विशेष रुचि लेने लगा और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मुझे पद्मश्री सुधीर खासगीर, मदन लाल नागर, आर.एस. बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, ऐसे अच्छे कला गुरु मिले जिन्होंने मुझे कला की शिक्षा दी और मेरा जीवन और कला एक हो गया। आज भी मैं उसी तत्परता से छापा चित्र निकालता हूँ जब मैं विद्यार्थी था। जैसे 2020 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वो क्या पल था आपके लिए? वो भारत सरकार ने 2020 में जो मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया, जब मैं सोचता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो भारत सरकार ने मुझे इसके लिए चुना, काबिल समझा। मैंने अपने 60 वर्ष की कला यात्रा में
छापा कला माध्यम में जो इंडिजीनियस इंडियन प्रोसेस था छपाई कला का, उस पर मैंने काम किया। मैं इंडिजीनियस प्रोसेस से काम करता हूँ, इंडिजीनियस मटेरियल लगाता हूँ, जिसको देशज माध्यम कह सकते हैं। जी। मैंने छापा कला की तकनीकों में अधिक विकास किया। मैंने ऐसी छापा कला बहुत ही श्रम साध्य खर्चीली विधा है, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, ये सारी विधाएं मशीन के माध्यम से इनके चित्र छापे जाते हैं। परंतु मैंने इंडिजीनियस प्रोसेस से बिना मशीन के मैंने छापा चित्र बनाए। अनेक मीडियम्स हैं। कभी मैंने लकड़ी के ब्लॉक जी से अपनी बात छापा चित्रों में कही। मेरा मानना है कि हम सारे छापाकार अपनी सारी शक्ति जो प्रचलित छापा कला की विधाएं हैं उनमें लगा देते हैं, पर छापा कला में नई विधा खोजना भी एक छापाकार का काम है। और मैंने छापा कला में नई नई पद्धतियों पर काम किया, और वो पद्धति जी इंडिजीनियस थी। उनका जो मटेरियल था वो इको फ्रेंडली मटेरियल मैंने यूज किया, जैसे मिट्टी के ब्लॉक, जिससे छापा कला और भी सस्ती, सहज और सुगम हो सके। जी शायद मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे छात्र आज छापा कला के क्षेत्र में मुझसे भी बहुत आगे हैं। शायद एक शिक्षक का यही उपलब्धि होती है कि उसके छात्र उससे आगे पहुंच जाएं। बहुत खूब कहा सर आपने कि गुरु का मतलब खुशनसीबी यही होता है कि उसके स्टूडेंट जब आगे बढ़ते हैं और इस फील्ड में अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें खुशी मिलती है। आपने कहा मिट्टी का ब्लॉक का इस्तेमाल करना, बिकॉज़ ये जो कला है बहुत खर्चीला है, बहुत कॉस्टली है। और मिट्टी का जो आप ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत कम खर्च आता है, तो मिट्टी के ब्लॉक पे वो चीज़ें उभर के अच्छी दिखती है। हाँ, हर तकनीक की एक सीमाएं होती हैं, पर कलाकार तकनीकी सीमाओं में रहकर सीमाओं का अतिक्रमण करता है। मतलब जो छापा कला तकनीक में बंधी हुई है, पर जो क्रिएटिव प्रिंट मेकर हैं उन तकनीकी सीमाओं में रहकर सीमाओं से बाहर आते हैं। शायद यही भारतीय कला की खूबसूरती है। हम भारतीय चित्रकार परंपरावादी हैं जी। परंपरा कहीं भी रिजिड या दकियानूसी नहीं है। जो अब तक हमारे कलाकारों ने कला में परम की प्राप्ति की है, उससे परे, उससे आगे सोचना ही परंपरा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में खोजा, जो प्रेमचंद ने कहानियों में खोजा, लोहिया और महात्मा गांधी ने राजनीति में खोजा, जो आचार्य रमण और महर्षि अरविंदो ने जो भारतीय दर्शन में खोजा, वो सब परंपरा के आधार पर नया कुछ जोड़कर आगे बढ़ाना है। यही भारतीय कला की खूबसूरती है जी। और मैंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं नहीं कह सकता मैं कहां तक पहुंचा हूं, पर मैं निरंतर यही प्रयास करता हूं कि इंडिजीनियस जो भारतीय छापा कला पद्धति है उसका विकास हो और हमारे युवा कलाकार उन माध्यमों में काम करें जिससे छापा कला की जो धारा है और प्रवाहमान हो सके और गति से आगे बढ़ सके। जैसे कि हमने बोला कि इस फील्ड में बहुत से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो रहा है, जो यूथ्स है, तो वो कैसे इस फील्ड में आए, अपना इंटरेस्ट
को दिखाएं, और ख़ासतौर पे इसमें क्या है कि जॉब ओरिएंटेड ये कोर्सेज है कि नहीं, उस बारे में आप हमारे यूथ या जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका सीधा सीधा समाधान है कि हमारे समाज में कला की जागरूकता जी की जो पद्धति है वो भी प्रारंभ नहीं हुई। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कला को हाशिए पर रखा जाता है, जबकि विदेशों में जो बच्चा शिक्षा लेना प्रारंभ करता है वो चित्रकला से प्रारंभ करता है। परंतु धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो गार्जियन उसको डोमिनेट करके कहते हैं अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, कला में क्या रखा है। ये शायद हमारे जो अभिभावक हैं उनकी सीमित सोच का नतीजा है। आज 21वीं शताब्दी में अन्य माध्यमों की तरह छापा कला या चित्रकला का जो क्षेत्र है वो भी बहुत विकसित हो चुका है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें, सुबह से शाम तक, और जिस परिवेश में हम बैठे हैं जी, हम बिना कला के जीवित नहीं रह सकते। अगर जीवन से रंगों को हटा लिया जाए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? अगर जिस परिवेश में बैठे हैं, जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, या जो कपड़ा हम पहने हैं उस पर छपी हुई आकृतियां, महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, उनके डिजाइन्स, जी, हर चीज तो आज डिजाइन है, फैशन में है, पैशन है। भारत में जैसे जैसे ये रुचि का विकास होगा, कला का विकास होगा। आज 21वीं शताब्दी में चाक्षुष कला का क्षेत्र का विस्तार हुआ है। हमारा हर क्षेत्र में, चाहे प्रकाशन का क्षेत्र हो, चाहे पब्लिसिटी का क्षेत्र हो, चाहे हमारे ऑडियो विजुअल्स का क्षेत्र हो, बिना कला और कलाकार के ये संभव दिखाई नहीं देता। जी, हर जगह आपको कला दिखाई देगी किसी न किसी रूप में, चाहे वो डिजाइन के रूप में, चाहे वो क्रिएटिविटी के रूप में। ये जो भवन है ये बिल्ट रियलिटी है। दिख रहा है। भवन एक मूर्ति का आकार है। एक वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट वो भी कला का भाग है। हर जगह, हर स्थान पर कला दिखाई देगी। और अगला जो समय आएगा, आने वाला है, वो विजुअल आर्ट का समय होगा। क्योंकि आज विज्ञान ने कला के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। आज हम डिजिटल है, मॉडर्न हो गए, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। कंप्यूटर साइंस हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है। कला और कंप्यूटर का बहुत निकट का रिश्ता हो गया है। इसलिए कला एक नए रूप में सामने आएगी, जिससे समाज और अधिक सुसंस्कृत। जी, अच्छा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात कर ले, आप नाटक और साहित्य में भी आपकी काफ़ी रुचि है। अगर नाटक की मैं बात कर लूँ तो किस किस तरह का नाटक आपने मतलब उसमें शामिल हुए हैं और आपने किया है? मेरे जीवन में ये सुखद संयोग रहा। मैं कला शिक्षा लखनऊ से पूरा करने के बाद जब पटना कला महाविद्यालय में शिक्षक हुआ तो दिन तो कट जाता था, शाम नहीं कटती थी। अच्छा। उस शाम को सार्थक शाम बनाने के लिए, और ये भी एक संयोग था कि मेरी पत्नी नवनीत शर्मा नाटक से जुड़ी हुई थी। जी। हम लोग नाटक से जुड़ने के लिए यहाँ के स्थानीय नाट्य संस्थाओं से
संपर्क में आए और हमारी शाम नाटक में कटने लगी और उसका प्रभाव मेरे पूरे परिवार पर पड़ा। अभिषेक शर्मा आर्किटेक्ट है पर नाटक करता है, पत्नी नवनीत शर्मा आज भी मूक बधिर बच्चों को लेके काम करती हैं। अभिषेक की पत्नी दिव्या वो भी मूक बधिर बच्चों से नाटक कराने में नवनीत जी का सहायता करती हैं जी। और नाटक से व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत सीखा। जी। नाटक और चित्रकला में बहुत नजदीक का रिश्ता है जी। वो चलते फिरते कंपोजिशन है और हम कागज या प्रिंट में कंपोजिशन बनाते हैं। नाटक में जो प्रकाश व्यवस्था है, लाइटिंग्स हैं, जी। उनका प्रभाव मेरे छापा चित्रों में देखा जा सकता है। जी। मैंने मेरी एक आकृति दूसरी आकृति से संवाद करती हुई नजर आती है। ये नाटक का प्रभाव है चित्रकला पर। बहुत सही कहा, नाटक का प्रभाव है चित्रकला में और पूरी फैमिली आपकी इसी क्षेत्र में है। कोई मतलब आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, आपकी जो बहू हैं वो भी हैं, आपके लड़के भी हैं, तो सब लोग मतलब इसी क्षेत्र में लगे हैं और सबकी रुचि इसी क्षेत्र में है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे ख़ास प्रोग्राम के लिए, बिहार बयान के लिए, क्योंकि आप आए हमारे प्रोग्राम में, लोगों को अवेयर किया, लोगों को बहुत सारी जानकारी दी छापा कला के बारे में और अपने बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करता हूँ पटना दूरदर्शन का, जिन्होंने अपनी बात कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पद्मश्री श्याम शर्मा जी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। इनके जो एज है और इनकी जो काम है वो वर्ल्ड फेमस है। इन्होंने देश विदेश का भी टूर किया, ओमान से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया, बहुत जगह गए। इन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई और बहुत नाम कमाया और देश विदेश में हमारे बिहार का भी नाम ऊँचा किया है। दर्शकों, अब वक्त तो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन अलविदा कहने से पहले हम बार बार एक चीज़ आपको कहते हैं कि आपके ख़त और आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप अपने ख़त और मेल के ज़रिए हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपका प्यार हमारे इस प्रोग्राम बिहार बयान के साथ और दूरदर्शन केंद्र पटना के साथ लगातार बना हुआ है। तो उठाइए कलम और कागज़ और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निर्देशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेज़र रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।